हेलो एवरीवन। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने लाप्लास और पॉइसन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। उसके अंदर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी सॉल्व किया था और 2-3 स्पेशल केसेस लेकर के उसको सॉल्व किया था। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम रेक्टेंगुलर बॉक्स वाले टॉपिक को सॉल्व कर रहे थे। हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था लाप्लास और पॉइसन इक्वेशन की कंडीशंस को लेते हुए। इस वीडियो में हम अपना इस यूनिट का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस। ये जो हमारी मेथड होती है ये भी क्या करती है, लाप्लास की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड था उसे यूज़ ना करके एक सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम बिना उस इक्वेशन को सॉल्व किए भी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन अल्टरनेट मेथड अदर देन लाप्लास इक्वेशन। ये जो लाप्लास इक्वेशन के अलावा एक दूसरा तरीका है कि हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारा एक स्पेशल मेथड है। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ये वाला मेथड सारी ही कंडीशंस में यूज़ नहीं हो सकता है। जो हमने वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड सीखा है वो कहीं भी किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह से सेट हो सकता है और हमें आंसर देता है, सोल्यूशन देता है। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये हर जगह पर काम नहीं आता है, क्योंकि आप इसे कह सकते हैं ये शॉर्टकट मेथड है या किसी भी तरीके से ये अल्टरनेट मेथड है। उस डिफरेंट वेज पर जाने से अच्छा है हम इसको सॉल्व कर ले। लेकिन ये बात है कि ये वाला मेथड हर जगह पर यूज़फुल नहीं होता है। ये मेथड सिर्फ उन्हीं जगहों पर यूज़ होता है जिन सिस्टम्स के अंदर सिमेट्री होती है। जो सिस्टम सममित होते हैं उन्हीं के लिए हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेथड क्या होता है, इस मेथड के अंदर हम ये कंसीडर करते हैं कि कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो मान लेते हैं उसका चार्ज किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और इसके आगे हम रख देते हैं एक इमेजिनरी हमारा चालक तल या फिर कंडक्टिंग प्लेन। यहाँ पर हम एक अपना इमेजिनरी कंडक्टिंग प्लेन रख देते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव वाला चार्ज है। मैं आपको एक बार समझाने के हिसाब से ये चीज़ बता रही हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, तो जैसे ही यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेन या चालक तल को रखा जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी इस तरफ नेगेटिव चार्जेस प्रेरित हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। उसकी वजह से हम क्या मान सकते हैं, इस नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस कर सकते हैं एक इमेजिनरी चार्ज से। यहाँ पर इस चालक तल पर जो हमारा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है इसे अगर हम हटाएं और यहाँ पर जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है उतना ही अगर यहाँ पर एक इमेजिनरी नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर दे, तब भी हमारी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ वही आएंगी जो इस सिस्टम की वजह से आती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रतिबिंब या फिर इमेज। हमने जो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है उसकी यहाँ पर क्या बन जाती है, एक इमेज। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर उसकी एक इमेज बन रही है, और इस तरीके को यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम्स जो होंगी उसको सॉल्व करेंगे। और ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस हुआ, तो इसके ऑपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर हम इस सिस्टम को भूल जाए और अगर किसी कंडक्टिंग प्लेन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके दूसरी तरफ क्या इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इस प्लेन को हटा दूँ तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक चार्ज की उससे जैसे कि हमने एक कंडक्टिंग प्लेन लिया है, उससे d दूरी पर हमने एक चार्ज रखा है, तो उससे विपरीत डायरेक्शन में d डैश डिस्टेंस पर हमारे उस चार्ज की क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम को लेकर के, इस तरह की सिचुएशन को लेकर के हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है अ पॉइंट चार्ज नियर infinite grounded conducting plane, infinite grounded conducting plane।
इसके अंदर क्या होता है, हिंदी में हम इसे बोलेंगे अनंत विस्तारित भूसंपर्कित चालक के निकट बिंदुवत आवेश। इसका क्या मतलब है, हम ये मान लेंगे कि हमने सबसे पहले तो यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q और इसके सामने हमने इनफाइनाइट प्लेन रखा है, अनंत विस्तारित, यानी इसकी जो लंबाई है वो इनफाइनाइट है, और भूसंपर्कित ग्राउंडेड, यानी हमने इस वाले कंडक्टिंग प्लेन को, इस कंडक्टिंग वायर को क्या कर दिया, हमने ग्राउंड कर दिया। अब ग्राउंड करने का क्या मतलब होता है, ग्राउंड करने का मतलब ये होता है कि उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो ज़ीरो होगा। पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट विल बी ज़ीरो। उसके हर एक बिंदु पर विभव जो होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया है, ग्राउंडेड कर दिया है। ठीक है, अब हमने अभी अभी पीछे देखा था कि जब हम किसी कंडक्टिंग प्लेन के सामने कोई चार्ज रख देते हैं तो उसके पीछे उसकी क्या बन जाती है, इमेजिनरी इमेज बन जाती है, उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस चार्ज का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। इसे मैं मान लेती हूँ कि माना इसका चार्ज कितना है, Q डैश है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इसकी इस अनंत विस्तारित चालक से डिस्टेंस d डैश है और हमारा जो ओरिजिनल चार्ज है उसके डिस्टेंस इससे d है। ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं B। अब B से x डिस्टेंस पर, इस B से x दूरी पर हम एक और पॉइंट मान लेते हैं D, और D से इसकी जो डिस्टेंस होगी चार्ज की, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर जो इसका स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस बनेगी वो एक्स स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर के बराबर होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी, इनको हम कुछ नाम दे देते हैं सी और ए। ठीक है, ए से डी की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस डी डैश है और ये वाली डिस्टेंस डी है। अब हम जानते हैं कि क्योंकि हमने इस प्लेन को ग्राउंडेड रखा है, यानी इसके हर एक पॉइंट पर जो कुल विभव होगा वो ज़ीरो होगा, पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी बिंदु पर विभव अगर हमें निकालना हो तो क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R। यहाँ पर अगर हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एक होगा इस Q की वजह से पोटेंशियल और एक होगा इस Q डैश की वजह से पोटेंशियल। तो Q की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ अपॉन D, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है D, प्लस Q डैश की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा KQ डैश अपॉन D डैश। हमको सिर्फ Q और R की वैल्यूज़ को पुट करना है, और हम जानते हैं कि क्योंकि एक प्लेन जो है वो ग्राउंडेड है, इसलिए B पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, ज़ीरो होगा। अब इसको ज़रा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। KQ अपॉन D इज इक्वल टू माइनस KQ डैश अपॉन D डैश। K से K कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसके नीचे इसको ट्रांसफ़र करके इन दोनों चीज़ों को अगर मैं अरेंज करूँ तो मुझे मिलेगा Q डैश अपॉन Q इज़ इक्वल टू, ये D डैश ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव ऑफ D डैश अपॉन D। इसे मैं बना लेती हूँ अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे पास इस डायग्राम के अंदर एक ये पॉइंट है B जो कि कंडक्टिंग प्लेन पर प्रेजेंट है, दूसरा पॉइंट है D। अब अगर मैं पॉइंट D की बात करूँ, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट D, उसकी बात करूं तो D पर भी दो पोटेंशियल होंगे, एक Q की वजह से और एक Q डैश की वजह से। तो Q की वजह से अगर मैं बात करूं KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है D की A से, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इसी तरह से Q डैश की वजह से इस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, KQ डैश अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस D डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि ये ग्राउंडेड है इसलिए टोटल पोटेंशियल होगा हमारा ज़ीरो। इसको भी हम अगर सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा, यहाँ पर हमने देखा K से K कैंसिल हो गया, Q डैश के अपॉन में Q आ जाएगा और ये वाली टर्म ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो मुझे ये चीज़ मिलेगी Q डैश अपॉन Q इज़ इक्वल टू ये वाली टर्म। और हम जानते हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया है, Q डैश अपॉन Q जो है वो D डैश अपॉन D के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं रख सकती हूँ माइनस D डैश अपॉन D इज़ इक्वल टू दिस टर्म, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और हम दोनों साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हमें मिलेगा D डैश स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस तरह से फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे डी डैश स्क्वायर डी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, और डी डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स भी कैंसिल हुआ, डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी डैश इज इक्वल टू डी। यहाँ से मुझे ये मिला कि डी डैश जो है वो डी के बराबर है। अगर मैं इस चीज़ को इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करूँ तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, क्यू डैश अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी डैश अपॉन डी। अगर डी डैश डी के बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा -1, तो क्यू डैश अपॉन क्यू इज इक्वल टू -1, तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब है कि हमने जो इमेज बनाई है क्यू डैश, पहली बात तो वो माइनस क्यू के बराबर होगी, यानी जैसा भी चार्ज आप यहाँ पर रखेंगे उसका अपोजिट चार्ज की उसकी इमेज बनेगी। सपोज़ आपने पॉजिटिव रखा है तो इमेज आपकी नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में बनेगी, और अगर आपने नेगेटिव रखा है तो इमेज आपकी पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में बनेगी। दूसरी बात, डी डैश इज इक्वल टू डी, यानी आप इस कंडक्टिंग प्लेन से जितना दूरी पर, जितना सामने आप अपना चार्ज रखेंगे उतना ही उसके पीछे आपकी इमेज फॉर्म होगी, यानी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगी, ठीक है। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि सबसे पहला तो सेम डिस्टेंस पर बनता है और इस चार्ज का अपोजिट चार्ज की यहाँ पर क्या बनती है, इमेज बनती है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम निकालेंगे पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम फाइंड करेंगे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा कंडक्टिंग प्लेन है, कंडक्टिंग प्लेन से डी डिस्टेंस पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है और उसकी इमेज यहाँ पर, यहाँ से डी डिस्टेंस पर उसकी इमेज फॉर्म हो रही है जो कि होगी माइनस क्यू। ये भी डिस्टेंस डी है और ये वाली डिस्टेंस भी डी है, ये हम अभी पिछले वाले पॉइंट में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं कोई रैंडम पॉइंट ले लूँगी, कोई भी एक पॉइंट ले लूँगी, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ M। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, P Q R वॉट एवर यू लाइक। इसे मैं बोल देती हूँ A, ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया C। अब मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया M जिसके कोऑर्डिनेट्स है R थीटा। R थीटा का क्या मतलब है, R थीटा का मतलब है कि इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसकी वैल्यू होगी R, यानी ये डिस्टेंस होगी R और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। जैसे कि हम वेक्टर्स को डिनोट करते हैं ना पोजीशन वेक्टर से, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा यानी उसका मैग्नीट्यूड, उसके पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा यानी वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो वाली चीज़, ठीक है। और इस तरह से हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं एम पॉइंट की बात करूँ तो पोटेंशियल एट एम पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट M, तो मैं कैसे फाइंड करूँगी। पॉइंट M पर पोटेंशियल 2 होगा, एक प्लस क्यू की वजह से और एक माइनस क्यू की वजह से। अब हम जानते हैं पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर। तो सबसे पहले अगर हम प्लस क्यू की बात करें, ये प्लस क्यू जो है डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये प्लस क्यू आप यहीं बनाइए। ये मैंने लाइन थोड़ी सी पीछे बना दी है, एक्चुअली इस लाइन को यहाँ होना चाहिए था, पर क्योंकि पेज थोड़ा सा कम था इस वजह से मैंने ये लाइन इस तरफ ड्रॉ कर दी है। ये डिस्टेंस है D, दिख नहीं रही है पर आप मान लीजिए ये डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस भी D है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पोटेंशियल एट पॉइंट M निकालना होगा तो क्या होगा, एक होगा प्लस क्यू की वजह से, एक होगा माइनस क्यू की वजह से। सबसे पहले प्लस क्यू की बात करते हैं, तो के क्यू अपॉन इसकी पॉइंट M से डिस्टेंस कितनी है, R है, या फिर इस डिस्टेंस का क्या नाम है, AM, और माइनस क्यू की वजह से क्या हो जाएगा, K माइनस क्यू, तो माइनस में आगे लिख देती हूँ के क्यू, और M की इस माइनस क्यू से क्या डिस्टेंस है, MC, तो इसे मैं नाम दे देती हूँ MC, ठीक है। ये मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल निकालने के लिए, जिससे मुझे मिल जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट M। अब मुझे बताइए AM जो है वो हमारा R के बराबर है, ठीक है, लेकिन MC की क्या वैल्यू है। अब ना तो हमारा ये ट्राइंगल 90 डिग्री का है यानी राइट एंगल है कि हम यहाँ पर पाइथागोरस यूज़ कर ले, लेकिन
अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, इसको मैं पाई माइनस थीटा लिख सकती हूँ। तो हम यहाँ पर अपना नॉर्मल ट्रायंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये शायद मैं आपको पहले भी एक दो बार बता चुकी हूँ, नहीं पता हो तो आप देख लीजिए। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, यहाँ पर क्या है MC, तो उसका जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। ये वाली साइड हमारी क्या है AC स्क्वायर और ये वाली साइड है AM स्क्वायर, ठीक है। और आगे होता है -2AB, यहाँ पर A और यहाँ पर B इंटू कॉस थीटा। अब ट्राइंगल का ये वाला थीटा जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड के सामने हो वो क्या है, इस केस में हमारे पास थीटा है पाई माइनस थीटा। हमने क्या लगाया है, ट्राइंगल फॉर्मूला लगाया, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। ये हमारा ट्राइंगल फॉर्मूला होता है और जो पाइथागोरस थ्योरम है वो इसका एक स्पेशल केस है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूँगी। MC स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ये है हमारा पॉइंट A, मैं राइट से इसको शो करती हूँ। ये है हमारा पॉइंट A और ये है हमारा पॉइंट C। तो AC किसके बराबर है, ये डिस्टेंस D और ये वाली भी डिस्टेंस D, यानी जो हमारा AC है वो किसके बराबर है, 2D के बराबर है। AM ये हमारा किसके बराबर है, R के बराबर। फिर वापस AC की जगह पर 2D रखेंगे, AM की जगह पर R, और cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये रूल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेंगे तो 4D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4RD कॉस थीटा। तो यहाँ से मुझे MC की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर प्लस 4RD कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और पोटेंशियल एट M पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1 पोटेंशियल की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, KQ अपॉन AM हमारा R के बराबर है, माइनस KQ अपॉन MC किसके बराबर है, R स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर प्लस 4RD कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, मुझे इस KQ को कॉमन ले लेना है। तो 1/R माइनस 1/अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर प्लस 4RD कॉस थीटा। ये हमने कैलकुलेट कर ली पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल एट पॉइंट M, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M, और उसके बाद हम एक दो चीज़ें और कैलकुलेट करेंगे इस मेथड को यूज़ करते हुए। आई होप यू अंडरस्टैंड।